नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम घरेलू हिंसा पर बात करेंगे और घरों में होने वाली हिंसा को घरेलू हिंसा कहते हैं। आमतौर पर घरेलू हिंसा का सामना अधिकतर महिलाओं को ही करना पड़ता है, इसीलिए समय समय पर भारत में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं और उन्हें पारित किया गया। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए हमारे देश में कई कानून हैं। घरेलू हिंसा की शिकायत आमतौर पर परिवार के खिलाफ दर्ज की जाती है, यानी उस व्यक्ति के खिलाफ जिसका पीड़ित व्यक्ति से कोई घरेलू संबंध हो। पीड़िता का इस व्यक्ति से खून का संबंध जैसे माता या पिता या भाई बहन, विवाह का संबंध जैसे पति, ससुराल, अपने साथी से लिव इन रिलेशनशिप या फिर दूर के रिश्तेदारी का कोई भी संबंध हो सकता है। हिंसा या दुर्व्यवहार करने वाला पुरुष या महिला हो सकती है। महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना सबसे बड़ी चुनौती होती है और एक बड़ी वजह इसकी ये होती है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ कैसे शिकायत दर्ज की जाए, उसकी सही जानकारी महिलाओं को नहीं होती है। लेकिन आज हम इस प्रक्रिया में आने वाली तमाम अड़चनों को समझने की कोशिश करेंगे और हम सवाल और जवाब के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की स्थिति आपके सामने आए तो आपको कानूनी दांवपेच को कैसे मद्देनजर रखते हुए अपने हक के लिए आवाज उठानी है। इस विषय पर तफसील से जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी जुड़ गए हैं। परमानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, तो परमानंद जी घरेलू हिंसा से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं को आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। अगर आपका भी इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमें बता सकते हैं, फोन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। फोन लाइंस खुली हुई है, तो फोन लाइंस खुल चुकी है। 0120612796 पर कॉल करें या फिर 0120612796 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो परमानंद पांडे जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही कि घरेलू हिंसा दरअसल है क्या, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, घरेलू हिंसा क्या है आपने बहुत विस्तार से बता दिया। वास्तविकता तो ये है कि घरेलू हिंसा जो व्यक्ति से जुड़ा हुआ होगा, परिवार के लोग, वही लोग घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए कोई पीड़िता है, महिला है, या कई बार घरेलू हिंसा में माँ बाप के लोग भी, बूढ़े लोग भी आ जाते हैं, उनके ऊपर भी हिंसा होती है। बाप का पैसा है बैंक में जमा करने के लिए, वो जा नहीं सकता है, पैसा उसका बेटा निकाल ले रहा है, वो भी उसके प्रति एक हिंसा हुई। तो केवल महिलाओं के साथ ही नहीं बल्कि ये पुरुषों के साथ भी होता है, बूढ़े लोगों के साथ भी हो सकता है। लेकिन खास तौर पर इसमें उद्देश्य होता है कि ये महिलाएं जो होती हैं वो घरेलू हिंसा का ज्यादातर शिकार होती है। महिलाएं, आपने ठीक ही कहा कि इसमें भाई भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, इसमें सास और ससुराल के पक्ष के लोग, सास, पति, ससुर, ये सब लोग तो होते ही हैं सामान्य तौर पर इस ढंग से। ये लोग घरेलू हिंसा करते हैं एक महिला के प्रति, ये खास तौर पर ये बचाव चाहती है। तो और हिंसा, ये जो हिंसा है इसको दो तीन तरह की चीज दे देखिए। एक तो जैसे होती है बोलचाल में हिंसा कर देना चाहिए, तो हिंसा करने की बात हो गई। दूसरे ये है कि उसकी मारपीट यानी फिजिकल हिंसा जो है उसके प्रति कर रहे हैं। तीसरी एक तरह की बात हो गई कि इमोशनल हिंसा हो गई, माने आप मनोवैज्ञानिक रूप से उसके ऊपर हिंसा का दबाव डाल रहे हैं। और चौथी एक महत्वपूर्ण बात आती है कि वह एक सेक्सुअल हिंसा उसके प्रति होती है, जैसे या फाइनेंशियल हिंसा, जो खास तौर पर सेक्सुअल हिंसा के अलावा एक फाइनेंशियल। ये 5 तरह की हिंसाओं का जिक्र घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। अब आप वर्बल हिंसा में आप खास तौर पर ये देख लीजिए कि अगर दिन रात, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, लॉ में जो पढ़ाया जाता है, एक केस बच्चों को खास तौर पर लॉ LLB के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि एक महिला की शादी हुई, बहुत ही समृद्ध घर में उसकी शादी हुई, और समृद्ध घर में होने के बाद उसको नौकर भी मिले कि तुम नौकरों से, लेकिन नौकरों को ताकीद दी गई थी, उसको एक निर्देश दिया गया था नौकरों को कि आप इनके खाने पीने की व्यवस्था के अलावा कोई भी बात इस महिला की नहीं सुनेंगे। घर में कोई भी व्यक्ति उसके साथ बातचीत नहीं करेगा, न सास बात करेगी, न ससुर बात करेगा,
न पति बात करेगा, ना उसके जो सिस्टर इन लॉ है वो भी बात करेगी, कोई भी बात उससे नहीं कर सकता है, ना नौकर बात कर सकते हैं। तो ये एक तरह की हिंसा हुई। उसको खाने पीने की सारी सुविधा दी गई है, लेकिन घर में अगर उस बड़े घर में कोई उससे बात करने के लिए नहीं है तो ये उसके प्रति एक इमोशनल, मनोवैज्ञानिक रूप से एक समझिए मनोवैज्ञानिक हिंसा का प्रतिकार करना पड़ रहा है। वो स्त्री कैसे किस ढंग से जीवन जीती होगी आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। कई बार ये कह दिया जाता है कि तुमको सारी चीजें मिल जाए, इस कमरे के बाहर नहीं निकल सकती हो, तो ये एक बहुत बड़ी हिंसा हुई। ये भी सब हिंसा के तहत आता है कि उसके ऊपर एक इमोशनल हिंसा की गई, उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक हिंसा की जा रही है, उसके ऊपर वर्बल हिंसा, एक मौखिक हिंसा, दिन रात गाली गलौज देना, एक मौखिक हिंसा के अंतर्गत आता है। और अब तो जब स्थिति बहुत खराब हो जाती है तो लोग उसको थप्पड़ मार देते हैं, उसका बाल खींचने लगते हैं, उसको एक तरह से कई बार ऐसे कर देते हैं कि उसकी पिटाई कर देते हैं। ये तो एक घोर आप समझिए अमानवीकृत होता है। कई बार हिंसा में आप देखेंगे जो डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं, घरेलू हिंसा में मनुष्य जो है इतना जानवर से भी ज्यादा नीचे गिर जाता है। अब आप बताइए, एक स्त्री को अगर दबा के चल रही है और उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, वो चिल्लाएगी दिन भर अपने आप के, कहे हमको घर से बाहर निकालिए, जरा हम बाहर की हवा लेना चाहते हैं, लेकिन आप उसको घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं मैं तुमको सारी सुविधाएं तो दे रहा हूँ, घर कमरे के बाहर नहीं निकल सकती हूँ। ये भी एक बहुत बड़ी हिंसा है। इन सारी हिंसाओं का ध्यान में रखते हुए ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास किया गया है, जिससे कि निदान पाया जा सके। ऐसी खास तौर पर ऐसी महिलाओं को जिनके प्रति यह मौखिक और शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक तमाम तरह की हिंसाओं को शिकार होना पड़ता है। जी ठीक है। परमानंद जी, ये बताइए कि घरेलू हिंसा की शिकायत किसके खिलाफ दर्ज की जा सकती है? ये तो आपने बहुत ही बेहतर तरीके से बताया, लेकिन पीड़ित व्यक्ति घरेलू हिंसा की शिकायत कैसे दर्ज कर सकता है? सर, इस बारे में विस्तार से बताएं। जी, आपने देखिए घरेलू हिंसा के बारे में जान ली, लेकिन 2-3 चीजें आपको इकट्ठा जानकारी रखनी पड़ेगी। घरेलू हिंसा की शिकायत तो आप ले जाके कर सकते हैं, कोर्ट में कर सकते हैं, पुलिस में कर सकती हैं, नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन में भी कर सकती हैं। और इसकी शिकायत करने के तो कई केंद्र हैं जहाँ की आप कर सकते हैं। लेकिन शिकायत करने का ऐसे मान लीजिए आपने जाके और मैंने जाकर के शिकायत कर दी तो वो शिकायत नहीं मानी जाएगी। उस शिकायत के पीछे आप जो है, अगर हिंसा के कोई शिकार महिला हो रही है तो उसको कोई प्रमाण इकट्ठा करना पड़ेगा। वो देखे कि मेरे सामने क्या हिंसा है, वो ये बताया कि मुझे कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, वो ये बताया कि उसके साथ मारपीट की जा रही है, वो बताया कि वो उसके पास जैसे लड़की कोई आजकल तो थोड़ा सा लड़कियां समझदार हो गई हैं और माने बहुत अच्छा है, एक समाज में बहुत अच्छा परिवर्तन आ रहा है कि वो खुद स्वावलंबी बन रही हैं और वो अपना एक निर्णय लेने की स्थिति में है। ये तो सबसे बड़ी चीज है और इसको हमको साधुवाद देना चाहिए उन लड़कियों को जो खुद अपने ऊपर पैरों पर खड़े होकर के वो इस चीज का कहती है कि जिससे मैं इसका मुकाबला कर सकती हूँ। वरना आप उन महिलाओं को सोचिए, जिन गाँव से मैं आता हूँ, जिन गाँव से देखता हूँ, वहां की महिलाओं के साथ उनका इतना उत्पीड़न होता है कि उनको ना तो पैसा दिया जाता है, न उनको काम करने दिया जाता है कि तुम ये कर सकती हो, ना कई बार उनको खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं कि खाने पीने की भी बात नहीं की जाती। ऐसी स्थिति के लिए आपको एक प्रमाण इकट्ठा करना पड़ेगा कि देखिए हमारे साथ ये किया जा रहा है, मुझे मारपीट की जा रही है, मेरे साथ मुझे न तो पैसा दिया जा रहा है, न मुझे कपड़ा दिया जा रहा है, न मेरे बच्चे की देखभाल करने दी जा रही है। इन सारी चीजों का एक प्रमाण इकट्ठा करना पड़ेगा। केवल हवा में इस बात को कह देने से नहीं मानता, कोर्ट नहीं मानता, कोई समाज में भी नहीं मानता है। समाज में तो आजकल भी आप हमारे यहाँ तो ऐसा कई बार ऐसी स्थिति आती है, कहते नहीं वो झूठ मूठ का आरोप लगा रही है। ऐसी चीजों से निपटने के लिए महिलाओं को जागरूक होकर के इस चीज को सोचना पड़ेगा और तब जाकर के वो एक कंप्लेंट करेंगे, कंप्लेंट वो शिकायत दर्ज कराएंगे, थाने में शिकायत दर्ज कराएं, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन में शिकायत दर्ज कराएं, कोर्ट में सीधे इस चीज को फाइल कराएं, जाकर के तब जाकर के इसका कोई निर्णय, क्योंकि इसके लिए प्रमाण होना बहुत जरूरी है और वो प्रमाण को इकट्ठा करें तब जाकर के वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जी सर, प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होते हैं सर, इस बारे में बताएं। जी देखिए, प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है कोर्ट अपॉइंट करता है। जैसे
किसी महिला को सिक्योरिटी गार्ड और प्रोटेक्शन ऑफिसर में थोड़ा बहुत छोटा सा अंतर होता है। सिक्योरिटी गार्ड का मतलब यह है कि आपने सिक्योरिटी गार्ड रख दिया गया, रख लिया। लेकिन प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होता है वो कोर्ट की तरफ से वो अपॉइंटेड आदमी होता है, उसको कोर्ट एक नियुक्त करता है व्यक्ति को, और वह जाकर के इस चीज को देखता है कि महिला का किसी तरह का दोहन नहीं हो रहा है, महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है, महिला के साथ कोई मारपीट नहीं की जा रही है, और अगर इस ढंग की कोई बात हो रही है तो वो कोर्ट में सीधे दर्ज कराता है और ऐसे इस चीज को जाकर के रिपोर्ट करता है, और रिपोर्ट करने के बाद कोर्ट उसको वो देता है, एक तरह का निर्देश देता है कि पुलिस को निर्देश देता है कि ऐसे व्यक्ति जो इस ढंग का दोहन कर रहे हैं, जो महिला के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनको पकड़ लिया जाए और पकड़ करके थाने में बंद किया जाए, या फिर उसके बाद हमारे सामने पेश किया जाए, हमें जो दंड देना हो हम देंगे। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम जो होता है वो इस चीज को सुरक्षा प्रदान करना होता है। जो महिला शिकायत दर्ज कराती है और कोर्ट किस चीज को संतुष्ट हो जाता है कि इसके साथ एक दोहन हो रहा है, इसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इसके साथ मारपीट हो रही है, इसके साथ हिंसा हो रही है, तब जाकर के कोर्ट उसको अपॉइंट करता है, कोर्ट उसको नियुक्त करता है, और वह जो है उसकी सुरक्षा की गारंटी लेता है, सुरक्षा देखता है। तो सिक्योरिटी गार्ड में और प्रोटेक्शन ऑफिसर में इतना ही अंतर होता है। सिक्योरिटी गार्ड आप अपॉइंट करते हैं, माने जो पीड़िता होती है वो अपॉइंट करती है, या घर के लोग करते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफिसर कोर्ट अपॉइंट करता है। बस दोनों में इतना ही अंतर है, और वो इसकी सुरक्षा। चलिए सर, ये अंतर तो आपने बहुत अच्छे से समझाया और ये भी बताया कि आखिर जब इस तरह की घटना किसी भी व्यक्ति के साथ घटे तो वो क्या करे, उस वक्त उसको क्या स्टेप उठाना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए। परमानंद पांडे जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। परमानंद जी, ये बताइए कि घरेलू घटना की रिपोर्ट क्या है, ये DIR किसे कहते हैं सर? जी देखिए, आपने ठीक ही बात सवाल पूछा। लोग FIR और DIR में दोनों में फर्क नहीं जानते हैं। ये दोनों में थोड़ा सा बहुत माइन्यूट, जैसे मैंने सिक्योरिटी गार्ड और प्रोटेक्शन ऑफिसर के बीच की बात बताई। DIR जो है ये डोमेस्टिक जो वायलेंस होता है उसकी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आप पेश, ये उसकी DIR उसको कहते हैं। और FIR जो होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, माने पहले प्रथम सूचना दी जाती है, जो ये बताते हैं। DIR में ये होता है कि आप उसकी पूरी सूचना कोर्ट को देते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए कोई हमारी बहन बेटी कोई भी हो सकती है, उसके साथ जा रही है और ससुराल में गई है अपने, और उसके साथ एक सेक्सुअल असॉल्ट होता है। पति जो है, आजकल तो लॉ में एक मैरिटल रेप भी आ गया है कि मैरिटल रेप भी बिना स्त्री की सहमति के पुरुष जो है उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता। लेकिन कई बार ऐसा होता है, आप देखते होंगे कि वह एक महिला को, उसके साथ तमाम तरह के मैरिटल रेप होता है, छेड़खानी होती है, तमाम तरह की घटनाएं होती है, परिवार के लोग ही करते रहते हैं। आपने कई उपन्यास भी पढ़ा होगा, एक तो अच्छे उपन्यासकार लोग उन्होंने लिखा है कि किसी के घर शादी हुई है, उसमें मामा, ताऊ, चाचा, दुनिया भर के ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने उस महिला के साथ दुर्व्यवहार किया है। तो ऐसी चीजों को छिपाने की कतई कोई जरूरत नहीं है कि कोई छिपाए, उसके पूरी तरह से सूचना दे। पूरी सूचना देने के बाद वो कोर्ट में जो आती है, सूचना आती है, उसको DIR कहते हैं। यानी वो एक डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जो FIR की तरह से काम करती है। दोनों में बहुत संक्षिप्त अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों का एक ही तरह से है, लेकिन इसकी सूचना पीड़िता को देनी पड़ती है, वह कोर्ट में जाकर के कि यह ढंग का एक घटना हमारे साथ हुई है और इस ढंग की बदसलूकी हमारे साथ हो रही है। ये सारी चीजें देखने। हिंसा का केवल मतलब यह नहीं कि उसके साथ मारपीट ही की जाए। हिंसा का तात्पर्य उसके साथ कई तरह की चीजें हो गई, जैसे उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया, छेड़खानी की गई, आप उसको रोजाना दिन भर बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ये भी उसकी गाली देने का अब उसकी सीमा होती है ना। पहले की स्थितियां थी कि स्त्रियों को मान लिया जाता कि जो चाहो वो बोलो और वो सुनते रहेंगे। लेकिन आजकल एक बहुत अच्छी बात हुई है, और इसको हमें बार बार मैं इस चीज को कहता हूं कि उन लड़कियों को धन्यवाद देना चाहिए जो आपने ऊपर एक तरह से आत्मनिर्भर होकर के और इस चीज का कायदे से मुकाबला कर सकती हैं। तभी समाज में सीधा बदलाव आ सकता है।
अन्यथा बदलाव आना नहीं है, नहीं हो सकता है जब तक वो खुद आत्मनिर्भर होकर के और इस चीज की शिकायत न करें। बिल्कुल सर, आजकल वो दौर भी नहीं है कि आप किसी की प्रताड़ना सहन करते रहे और फिर करते ही रहे, बल्कि अगर आप आवाज उठाते हैं तो जाहिर तौर पे आप बाकी लोगों के लिए भी एक मिसाल है कि आप सशक्त रूप से आगे बढ़ रहे हैं और कुछ भी आपके साथ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं, कानूनी रूप से आप कदम उठाते हैं। बहरहाल सर, ये बताइए कि पीड़ित के अधिकार क्या है? उनको भी अपने अधिकार पता होने चाहिए कि वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या अधिकार है उनके? देखिए, पीड़ित का अधिकार में ही तो है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना है, वास्तव में ये पीड़ित के अधिकार के लिए ही कहा गया है। पीड़ित जो है, पीड़ित जो डोमेस्टिक वायलेंस के लोग हैं, वो अपने प्रति ये देखें, जाएं, पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराएं कि मेरा अधिकार यह है कि मैं, मान लीजिए कोई मेरी बहन ही है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी की शादी किसी घर में हुई है, जो उसको यह उसका पूरा अधिकार है कि उस घर में वो रहे, वो को पर्सनली राइट उसको हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मिल जाता है। अगर वो मान लीजिए हिंदू नहीं है या कोई दूसरा है तो भी उसको एक अधिकार मिलता है कि उस घर में उसको पूरा अधिकार मिलना चाहिए और उस अधिकार से उसको वंचित किया जाता है। तो उस अपने अधिकार को समझे और अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो उसी को अगुवाई करनी पड़ेगी, अपने भाई को, अपने पिता को, अपने रिश्तेदार को, अपने सगे संबंधी को, अपने और लोगों को इस चीज को बताया कि देखिए मेरे इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है, मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उसकी सूचना वो पुलिस को दे, उसकी सूचना वो कोर्ट को दे, तब जाकर के उसका अधिकार ये मिलेगा। तो पीड़िता का तो अधिकार ये डायरेक्ट ही पीड़िता के अधिकार के लिए बनाया गया है कि जिससे वो अपने अधिकारों को समझे और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करें। जी ठीक है सर, राहत पाने के लिए पीड़ित व्यक्ति कोर्ट में कैसे अपील कर सकता है? इसका प्रोसीजर क्या होता है सर, थोड़ा सा उस बारे में समझाएं। जी, राहत व्यक्ति कोर्ट में सबसे बड़ी चीज ये है कि राहत पाने के लिए कोर्ट में उसको एक तरह की सूचना देनी पड़ती है, जाकर के कोर्ट में करे। और सबसे जरूरी है कि ये आप एक लीगल हेल्पलाइन है, आजकल सरकारी फ्री मिलने लगे हैं, तमाम तरह की सूचनाएं मिल रही हैं। नहीं तो आप अपने वकील से ही बात करिए और कोर्ट में इस चीज को, डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाइए। और फैमिली कोर्ट बने हुए हैं जगह जगह, हर थाने में, हर पुलिस स्टेशन में एक पीड़ित, डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित लोगों के लिए केंद्र बने हुए हैं। और उस सेल में जाकर के अपनी आप शिकायत दर्ज कराएं और शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस जो है उस डोमेस्टिक वायलेंस में हस्तक्षेप करती है। और फिर जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में तरफ प्रमाण दिया जाता है। पुलिस कोर्ट का भी अब आजकल का ये नियम हो गया है कि आप एडवर्सरियल जस्टिस की तरफ से इसको मत लीजिए कि आपने किसी ने शिकायत किया तो आप उसका कर दीजिए कि तारीख पर तारीख पढ़ती जाए, क्योंकि तारीख पर तारीख पढ़ने लगेगी तो आदमी को जिसने शिकायत किया है वही पे आप समझिए कि बहुत प्रोत्साहित हो जाएगा। और उस उत्साह से बचने के लिए जरूरी है कि दोनों को बीच बुला करके बैठा के समझा दिया जाए और उस व्यक्ति को ये पूरी तरह से बता दिया जाए कि अगर तुम इस चीज से बाज नहीं आओगे तो तुमको जेल की हवा खानी पड़ेगी और तुम्हारे ऊपर दंड मिलेगा। ये इस दंड से बचने के लिए तुम्हारे पास जरूरी है कि तुम उस महिला के साथ ठीक ढंग से व्यवहार करो। तो महिला के अध्यक्ष अधिकार के लिए ही ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया है और इसकी सूचना वो कोर्ट में देंगे, कोर्ट नहीं तो पुलिस थाने में दे। पुलिस के पास हर पुलिस थाने में एक सेल बनाई गई है जिस सेल के तहत वो काम करेगा और उनको ये सूचना मिलेगी कि कैसे उसको सुरक्षा प्रदान की जाए। जी सर, अदालत किस तरह के संरक्षण के आदेश पारित कर सकती है? अदालत को संरक्षण का आदेश कि उसका जैसे प्रोटेक्शन एक्ट में आप लेयर प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त कर सकती है। अदालत इस चीज को दे सकती है कि इसका पैसा कहां से आता है, पैसे के लिए इसकी पूरी सूचना दी जाए, इसको दिया जाना चाहिए। अगर उसके बच्चा है तो बच्चे की सुरक्षा के लिए और उसके पैसा दिया जाना चाहिए। और ये काम जो है, जो लोग वायलेंस कर रहे हैं उसके खिलाफ अदालत एक आदेश पारित करके और उनको कह सकती है कि उनको आर्थिक रूप से सहयोग दिया जाए, मानसिक रूप से किसी तरह के पीड़ा नहीं पहुंचाई जाए, उसको पूरी तरह से सुरक्षा मिली जानी चाहिए। उसका मान लीजिए वो दवा लेती है तो दवा उसकी दी जानी चाहिए और दवा ऐसा वंचित कर देना था कि दवा तुमको नहीं मिलेगा, ये भी एक तरह की प्रताड़ना है। इस नाते दवा देने का व्यवस्था करने, ये कोर्ट 3-4 चीजों को ध्यान में रखता है कि उसकी दवा की व्यवस्था हो जानी चाहिए, उसके मनोवैज्ञानिक रूप से कोई उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए
और उसका ये देखना चाहिए कि आर्थिक रूप से उसको पूरी तरह से सुरक्षा मिली हुई है और उसके बच्चे को पूरा ध्यान रखा जा रहा है, उसके बच्चे को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं दिया जा रहा है। ये 3-4 चीजें जो है अदालत से मिलती हैं और इसका अदालत ध्यान रखती है। जी सर, सुरक्षित निवास को लेकर पीड़ित व्यक्ति अदालत से किस तरह के आदेश पा सकता है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है कि सुरक्षित पीड़ित व्यक्ति कैसे जा सकता है। मान लीजिए जिस घर में आप रह रहे हैं, मान लीजिए मैं ही घर में हूँ, मेरे घर में मेरी बहन है, मेरी बेटी है या मेरी पत्नी है और वो घर में ऐसी स्थिति उसकी बन गई है कि दिन भर आते ही कोई आदमी एक तरह से लोग झपटने लगे उसके ऊपर और कहें तुम खाना बनाओ, तुम ये करो, तुम वो करो और दुनिया भर का करने के बाद उसको कायदे से व्यवहार न किया जाए तो वो कह सकती है कि देखिए हमको आप सुरक्षित स्थान पर कोई दे दिए। कोर्ट से वो गुहार लगा सकती है कि मुझे एक दूसरा निवास स्थान, तो वह कहाँ जा सकती है? ऐसे तो नहीं जा सकती है कि कहीं भी चली जाए। वो कह सकती है कि मैं अपने किसी परिवार के किसी रिश्तेदार के घर चली जा रही हूँ, वहां मुझे जाने की भी इजाजत दी जाए या मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ रहने दिया जाए जिसके यहाँ मुझे पूरी तरह से सुरक्षा मिलेगी या पूरे परिवार के लोग मेरे भरण पोषण की पूरी व्यवस्था कराएं और मुझे एक अलग से मकान लेकर के दें जहां पर मैं जा सकती हूँ। तो कोर्ट को ये पूरा अधिकार है कि वो इस ढंग का व्यवस्था कराए। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान में रखने की, जिस व्यक्ति के पास मान लीजिए 5-10 हजार रुपए या 20,000 या 25,000 या 30,000 रुपया पाने वाला व्यक्ति है और परिवार में माँ बाप को ध्यान में रख करके रह रहा है, तो उस व्यक्ति पर कोर्ट अगर आदेश दे देगा कि इसको आप 15,000 रुपया दे देता है तो वह उसका क्या फायदा, वो दे ही नहीं पाएगा। जब दे नहीं पाएगा तो ऐसे तो एक लैटिन कहावत है कि वह कानून में वह ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया जाना चाहिए जिसको कि आप इम्प्लीमेंट यानी लागू ही न करवा सकें। जो कानून लागू ही नहीं किया जा सकता है उस कानून को बनाने से, उस जजमेंट को देने से कोई फायदा नहीं। इस नाते 2-3 चीजों का इसमें ख्याल रखना पड़ता है कि वो अपने या तो मायके चली जाए ससुराल, क्योंकि मायके में बहुत दिन तक नहीं रह सकती है, तो परिवार के किसी संबंधी के यहाँ चली जाए या अगर वो आर्थिक स्थिति बहुत ठीक है उनकी तो वो कह देगी कि मुझे अलग से मकान दिया जाए और जहां पर मुझे गुजारा भत्ता पूरा दिया जाए। तो ये कानून ये क्षेत्र में है न्यायालय के न्यायालय इस चीज पर ध्यान विचार करके और पूरा। बहुत शुक्रिया परमानंद पांडे जी, आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत तफसील से हमारे दर्शकों को घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी दी और कानूनी दांव पेच बताए और साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर इस तरह की स्थिति किसी भी महिला के सामने या किसी भी व्यक्ति के सामने है तो उसे किस वक्त क्या कदम उठाना है, ये आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।